हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MLSU एग्ज़ाम पर। आज हम MLSU में BA फोर्थ सेमेस्टर हिंदी साहित्य के यूनिट 1 पढ़ने वाले हैं, जिनका हम सारांश पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो 100% परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, PYQ प्रश्न। तो चलो शुरू करते हैं अपनी पहली यूनिट का, जो हम कहानी के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि हिंदी नाटक का परिचय। हिंदी नाटक का परिचय। नाटक क्या होता है, मतलब कि नाटक क्या होता है? साहित्य की एक प्रमुख गद्य विधा है जिसे नाटक कहा जाता है, जिसमें किसी कथा या घटना को पात्रों के संवाद, अभिनय और मंचन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कोई भी नाटक होता है तो रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये रंगमंच बना हुआ है, इसके ऊपर कोई भी नाटक, जो पौराणिक कथाएं होती है, उसको एक कहानी के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि कोई नाट्य हो गया, नाट्यशाला हो गया, किसी की कहानी हो गई, उसके ऊपर रंगमंच बनाकर उसी की तरह उसको कहा जाता है या उसको नाटक के रूप में दिखाया जाता है, दृश्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है। पात्रों को संवाद, अभिनय, मंचन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। मंचन का मतलब ये मंच बना हुआ है। नाटक का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि समाज को शिक्षा देना है। नाटक केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता, बल्कि ऐसे जैसे कि पुराने समय में जो नारियों का सम्मान नहीं करते थे, नारियों को ऐसे बेच देते थे, उनके बारे में समाज को शिक्षा देना, नैतिक मूल्यों का विकास करना तथा सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता करना भी है। नाटक का मुख्य उद्देश्य यह है, मतलब पहले नारियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता था। संस्कृत के महान आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाटक को पंचम वेद कहा है। हिंदी नाटक का विकास संस्कृत नाट्य परंपरा से हुआ है और आधुनिक युग में इसे नई दिशा मिली है। तो नई दिशा कैसे मिली है, पढ़ते हैं। हिंदी नाटक की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये विशेषताएं पूछ सकते हैं कि हिंदी नाटक की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो संवाद प्रधान विधा, मंचन योग्य, मंचन मतलब ये मंच बना हुआ है उसके योग्य। संवाद मतलब एक दूसरे के साथ वाद विवाद की बातें करते हैं। कथानक, कथा कहने वाला पात्र और मुख्य पात्र होता है, उसे कहते हैं पात्र, और संवाद का समन्वय होता है। मनोरंजन के साथ शिक्षा का माध्यम। नाटक में मनोरंजन तो होता ही है, बल्कि उसके साथ साथ शिक्षा, समाज के बारे में शिक्षा दी जाती है कि कैसे नारी का सम्मान करना है। सामाजिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विषयों का चित्रण है। सामाजिक का मतलब महिलाओं और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक कैसे हमारा जीवन व्यतीत करना, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। हिंदी नाटक का विकास कैसे हुआ? तो सबसे पहले भारत तेंदु युग आया, उसमें 1850 से 1900 ईस्वी आधुनिक हिंदी नाटक का प्रारंभ हुआ। भारत तेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नाटक का जनक माना जाता है। तो पूछा जा सकता है कि हिंदी नाटक का जनक किसे माना जाता है? तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नाटक का जनक माना जाता है। भारत तेंदु युग पूछ सकते हैं, 1850 से 1900 ईस्वी का युग भारत तेंदु युग। प्रसाद युग 1937 तक का, ये जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक नाटकों को कई नई ऊंचाइयां दी। ये युग याद रखना, प्रसाद युग, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी का वर्णन किया गया है, इसी के बारे में हमें महत्वपूर्ण पढ़ना है। और प्रसादोत्तर युग, सामाजिक समस्याओं पर आधारित यथार्थवादी नाटकों का विकास हुआ। इन मतलब इस समय में इस चीज़ों का विकास हुआ, इस समय इन नाटकों को प्रस्तुत किया गया। स्वास्थ्य, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये तीनों याद रखना आप, प्रसादोत्तर युग। इसके बाद में शुरू करते हैं। हिंदी नाटक के प्रमुख नाट्यकार कौन थे? भारत तेंदु हरिश्चंद्र को, जिसे नाटकों का जनक कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद, इनके बारे में अभी पढ़ेंगे, ये महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, हमें याद रखना है। हिंदी नाटक के प्रमुख नाट्यकार जयशंकर प्रसाद जी का नाम याद रखना है। इसके बारे में प्रश्न, जैसे कि PYQ प्रश्न जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हिंदी नाटक क्या है? हिंदी नाटक वह साहित्यिक विधा है जिसमें किसी कथा को संवाद, मतलब एक दूसरे के साथ वाद विवाद, अभिनय और मंचन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। मंचन मतलब कि मंच बनाकर, कोई भी चीज़ मंच बनाकर ही प्रस्तुत की जाती है। हिंदी नाटक का जनक किसे कहा जाता है? भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी नाटक का जनक कहा जाता है, जो ऊपर पढ़ा हमने। हिंदी नाटक की प्रमुख विशेषताएं लिखी है। हिंदी नाटक की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? नाटक किस प्रकार से होता है? तो संवाद होता है, मतलब कि संवाद का मतलब होता है वाद विवाद। मंचन योग्य, मंच बनाकर करते हैं। कथानक, जो कहने वाला कथा होता है,
पात्र, जो मुख्य पात्र होता है, जो कराने वाला होता है, उसे पात्र कहते हैं। मनोरंजन तो होता ही है, कहीं भी नाटक देखने जाओगे तो मनोरंजन के बिना लोगों का मन कहीं पर भी नहीं लगता। और शिक्षा का समझो बीच बीच में लिया ही जाता है। तो जयशंकर प्रसाद का हिंदी नाटक में योगदान लिखिए। हम जयशंकर प्रसाद के बारे में ही पढ़ेंगे और पहली यूनिट में जयशंकर प्रसाद जी के बारे में ही पूछा गया है। तो इन्होंने ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक नाटकों की रचना की तथा हिंदी नाटक को उच्च साहित्यिक स्तर प्रदान किया। मनोवैज्ञानिक मतलब मन को प्रबलित करने वाली नाटकों का रचना की। उनकी प्रमुख कृतियाँ ध्रुव स्वामिनी, ये याद रखना, उनकी प्रमुख कृति ध्रुव स्वामिनी, इसके बारे में ही पढ़ना है और यही अपनी पहली यूनिट में दिया हुआ प्रश्न है या टॉपिक है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु है। तो याद रखिए, भारत तेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नाटक के जनक कहा जाता है और जयशंकर प्रसाद प्रमुख नाटककार थे ऐतिहासिक नाटक के। ध्रुव स्वामिनी का विस्तृत वर्णन जो पहले टॉपिक पहली यूनिट में दिया गया है, विस्तृत अध्ययन MLA BA फोर्थ सेमेस्टर हिंदी में दिया गया है, जो जयशंकर प्रसाद जी का है। तो पहले जयशंकर प्रसाद जी के बारे में थोड़ा लेखक का भी परिचय पढ़ लेते हैं। तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। हम इतनी देर से नाटक करें तो मतलब कि ये नाटक है, ये ध्रुव स्वामिनी जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन 1933 में हुआ। तो प्रश्न आ सकता है कि ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन कब हुआ? 1933 में, ये याद रखना 1933। यह नाटक गुप्तकालीन इतिहास पर आधारित थे और नारी स्वाभिमान, ये हमने पढ़ा था, नारी स्वाभिमान के लिए नाटक किए जाते थे, शिक्षा के लिए, मतलब कि स्वतंत्रता, नारियों को स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, प्रेम, साहस तथा न्याय की भावना को प्रस्तुत करता है। हम आगे कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेखक नाम जयशंकर प्रसाद जी, लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद जी, जो इनके लेखक है ध्रुव स्वामिनी के। युग था छायावाद युग। विधाएं क्या क्या थी? नाटक। इनके विधाओं में क्या क्या था? नाटक था, कविता थी और कहानी और उपन्यास। तो हम पढ़ेंगे आगे। नाटक के प्रकार, ऐतिहासिक नाटक थे, सामाजिक नाटक, ऐतिहासिक मतलब पौराणिक कथाओं पर आधारित, सामाजिक मतलब समाज की कुर्तियों को लेकर आधारित, समस्या प्रधान नाटक, कोई भी समस्या आई तो कैसे उसका निपटारा किया जाता है, किस प्रकार एक भाई ने अपने भाभी को बचाने के लिए अपना योगदान दिया। तो हम शुरू करते हैं विस्तृत वर्णन कथा। गुप्त वंश के राजा थे रामगुप्त। शक राजा से युद्ध में हार जाते हैं। संधि के लिए शक राजा मांग करता है कि रानी ध्रुव स्वामिनी उसके पास भेज दी जाए। तो गुप्त वंश के राजा थे जिनका नाम था रामगुप्त। इसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं, ये थोड़ी पूरी विस्तृत कहानी नहीं है इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी प्रमुख रचना ये इसके बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कहानी पढ़ लेते हैं। ये ध्रुव स्वामिनी की पूरी कहानी विस्तृत अध्ययन से पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना पहले पढ़ लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है, हम कब से पढ़ रहे हैं। इसकी कथा गुप्तकालीन इतिहास में प्रेरित है, मतलब पुराने इतिहास से लिखी हुई है। नाटक का मुख्य विषय नारी स्वाभिमान, मतलब कि नारियों के स्वाभिमान की रक्षा करना, उनके साहस, न्याय, प्रेम, राष्ट्रहित, उनके प्रति खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। इसमें दिखाया गया है कि नारी कोई वस्तु नहीं है, मतलब कि नारियों को किसी वस्तु के बराबर नहीं तोला गया है, बल्कि सम्मान और अधिकार रखने वाला स्वतंत्र व्यक्तित्व है। नारी भी एक व्यक्ति है जो अपना स्वतंत्र अधिकार रखती है। तो हम कहानी शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग कहानी होगी। प्रथम चरण में इस युद्ध और पराजय का वर्णन किया गया है। युद्ध और पराजय मतलब कि युद्ध कैसे हुआ था और किस प्रकार पराजय हुई। तो गुप्त वंश का राजा था रामगुप्त। शक राजा से युद्ध करता है, मतलब कि गुप्त वंश का एक राजा था जो रामगुप्त था, जो शक राजा थे, उसके साथ युद्ध करता है। वह युद्ध में पराजित हो जाता है, वह युद्ध हार जाता है और अपनी हार से घबराकर वह संधि करना चाहता है। मतलब कि रामगुप्त राजा था, वो शक राजा से युद्ध से पराजित हो जाता है और वह कहता है कि वो संधि करने के लिए तैयार हो जाता है। तो शक राजा संधि के तहत अपनी शर्त रखता है कि रानी ध्रुव स्वामिनी को उसके पास भेजा जाए। मतलब कि रामगुप्त की जो पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, उसको उस शक राजा गुप्त राजा के पास भेजा जाए। गुप्त राजा के पास भेजा जाए। रामगुप्त राज्य बचाने के लिए इस अपमानजनक शर्त को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब कि रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, जो गुप्त वंश का राजा संधि के तहत अपने मतलब कि वहाँ उसके साथ रखना चाहता था। तो रामगुप्त था, वह अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी पत्नी को
गुप्त वंश के राजा को सौंप देता है। और द्वितीय चरण में इसके बारे में बताया गया है कि जब ध्रुव स्वामिनी को यह बात पता चलती है कि मेरा पति मुझे गुप्त वंश के राजा को सौंपना चाहता है तो वह इसका कड़ा विरोध करती है। वह कहती है कि एक स्त्री कोई वस्तु नहीं है जो किसी के हाथ सौंप दिया जाए, मतलब कि स्त्री की कोई वस्तु नहीं है जो किसी को ऐसे ही दे दिया जाए। वह अपने पति रामगुप्त की कायरता और स्वार्थ से दुखी हो जाती है। वह पत्नी थी जो अपने पति के बारे में सोची है कि मेरा पति कितना कायर है जो मुझे एक युद्ध हारने पर किसी और को सौंप दे रहा है। तृतीय चरण में रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त था। रामगुप्त का एक भाई था जिसका नाम था चंद्रगुप्त। अपने भाई के निर्णय से असहमत था। वह उस निर्णय से असहमत था। वह नहीं चाहता कि मेरी भाभी के कोई दूसरा पति बन जाए। वह ध्रुव स्वामिनी के सम्मान की रक्षा करने का निश्चय करता है। वह सोच लेता है कि अब शक गुप्त वंश के राजा को हराना ही है। चंद्रगुप्त स्त्री का वेश धारण करके ध्रुव स्वामिनी के स्थान पर शक राजा के शिविर में पहुंचता है। मतलब कि शक राजा को रामगुप्त वादा करता है कि मैं अपनी पत्नी को आपको सौंप दूंगा। तो चंद्रगुप्त स्त्री का स्वांग करके, मतलब स्त्री का वेश उसी प्रकार ध्रुव स्वामिनी का वेश पहनकर, उसी प्रकार के कपड़े पहनकर ध्रुव स्वामिनी के स्थान पर शक राजा के पास पहुंच जाता है जहां पर उन्होंने बुलाया था। अवसर मिलते ही वह शक राजा का वध कर देता है। जब ध्रुव स्वामिनी की तरह ही महिला का रूप बनकर वह शक राजा के पास गया तो उसने मौका मिलते ही उस शक राजा के वध कर दिया और सुरक्षित वापस लौट आया और वापस घर पर आ गया। इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी की रक्षा हो जाती है। इस प्रकार मतलब कि ध्रुव स्वामिनी की रक्षा हो जाती है। रामगुप्त का कायर और अन्यायी व्यवहार सभी के सामने आ जाता है। रामगुप्त जो अपनी कायरता के कारण अपनी पत्नी को दूसरों को सौंपने को तैयार हो गया, उसका सम्मान समाप्त हो गया। सम्मान समाप्त ही हो जाएगा जब कोई अपनी नारी को किसी और को सौंपेगा तो सम्मान समाप्त होना ही। ध्रुव स्वामिनी भी उसे योग्य पति नहीं मानती थी। ध्रुव स्वामिनी को भी पता चल गया कि ये एक योग्य पति नहीं है। उसने अपने स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी के सम्मान त्याग करना चाहा था। उसने अपने राज्य के लिए अपनी पत्नी को किसी दूसरे को सौंपने को तैयार हो गया। पांचवें चरण में बताया गया सत्य और न्याय की विजय कैसे होती है। चंद्रगुप्त की वीरता, जो चंद्रगुप्त उनका भाई था, न्याय प्रियता और त्याग से प्रभावित होकर ध्रुव स्वामिनी उसे अपना जीवन साथी स्वीकार करती थी। ये चंद्रगुप्त है, इसकी वीरता और बहादुरी के कारण ध्रुव स्वामिनी जी को ये पसंद आ जाते हैं। मतलब कि इसकी अपने पति की कायरता और अपने चंद्रगुप्त की वीरता के कारण ये अपना जीवन साथी चंद्रगुप्त जी को बना लेती है। अंत में चंद्रगुप्त योग्य शासक के रूप में प्रतिष्ठित होता है और सत्य, साहस और तथा न्याय की विजय होती है। इस प्रकार अपनी ध्रुव स्वामिनी की जीवन बचा लेता है ये चंद्रगुप्त। इसी प्रकार की कहानी बस इसी का वर्णन प्रश्नों में भी किया गया है। तो ऊपर थोड़ी विदाई पढ़ लेते हैं जो हमने पीछे छोड़ दिया था। तो प्रमुख पात्र क्या है? इसका प्रमुख पात्र है ध्रुव स्वामिनी, जो स्वाभिमानी, साहसी और न्यायप्रिय बुद्धिमती है। चंद्रगुप्त जी जो वीर, साहसी और न्यायप्रिय आदर्श शासक थे, जो अपने भाई की पत्नी को बचाने के लिए स्वयं शिविर में चले गए। रामगुप्त जो कायर था, दुर्बल था, स्वार्थी था और निर्णयहीन था, जो जिसे अपने निर्णय लेने का कोई मतलब नहीं था। शक राजा कौन था? जो विदेशी आक्रमणकारी था, जो बाहर अरब देश से आया हुआ था, अहंकारी और अत्याचारी था। वह उस ध्रुव स्वामिनी को ले जाकर उनके साथ गलत काम करना चाहता था। तो नाटक का उद्देश्य क्या निकलता है? नारी सम्मान की रक्षा करना, आत्मसम्मान का महत्व बताना, अन्याय के विरोध का संदेश देना और साहस, प्रेम और राष्ट्र प्रेम की भावना को उजागर करना, योग्य नेतृत्व और न्याय का महत्व देना, यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ऐतिहासिक कथा थी, सशक्त चरित्र चित्रण था, प्रभावशाली संवाद था, सरल एवं साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ था, नारी स्वतंत्रता का चित्रण हुआ, आदर्शवाद, राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। इस प्रकार हमने कहानी पढ़ी। इसी कहानी के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कहानी का मुख्य संदेश क्या जानना चाहता था? नारी का सम्मान सर्वोपरि है। नारी का सम्मान ही सर्वोपरि है। अन्याय का विरोध करना चाहिए। जब अन्याय हो तो वहाँ का विरोध करना हमेशा चाहिए। साहस और स्वाभिमान जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। हमें साहस के साथ लड़ना चाहिए और स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। योग्य व्यक्ति ही नेतृत्व का अधिकार होता है। मतलब एक योग्य व्यक्ति ही अपने पति का ध्यान रख सकता है। राष्ट्रीय हित, न्याय को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। परीक्षा के लिए सारांश 5 अंक आ सकते हैं। तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का ऐतिहासिक नाटक है। इसमें गुप्तकालीन इतिहास के माध्यम से नारी स्वाभिमान और साहस और न्याय का चित्रण किया गया। रामगुप्त युद्ध में हारकर
अपनी ध्रुव स्वामिनी को शक राजा को सौंपना चाहता है। ध्रुव स्वामिनी इसका विरोध करती है। चंद्रगुप्त स्त्री का वेश धारण कर शक राजा वध कर देता है और ध्रुव स्वामिनी की रक्षा करता है। अंत में ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को स्वीकार करती है तथा सत्य, साहस और न्याय की विजय होती है। तो ध्रुव स्वामिनी का विस्तृत अध्ययन। ध्रुव स्वामिनी स्वाभिमानी, साहसी, बुद्धिमती नारी अपने ऊपर पढ़ लिया है। चंद्रगुप्त कौन था? जो उनको बचाने गया था। वीर था, देशभक्त था, न्यायप्रिय था, आदर्श था और साहसी था। रामगुप्त जो अपनी पत्नी को दूसरों को सौंपने के लिए, बाहरी आक्रमणकारियों को सौंपने के लिए तैयार हो गया था, ये कायर था, दुर्बल था, स्वार्थी था, निर्णयहीन था। और ये शक राजा था जो इस पत्नी को, इसके साथ युद्ध होता है और ये युद्ध हार जाते हैं, तो ये इसके साथ संधि करता है कि तेरी पत्नी को मुझे सौंप दे। तो ये तैयार हो जाता है अपनी पत्नी को सौंपने के लिए। तो ये इस पत्नी का स्वांग धारण करके इसके पास चला जाता है और इसका वध कर देता है। इस प्रकार इसकी रक्षा की। तो ये विदेशन आक्रमणकारी है, अहंकारी है और अत्याचारी है, इसीलिए दूसरों की पत्नी की चाहत रखता था। तो नाटक का उद्देश्य हमने पढ़ लिया, नारी सम्मान। नाटक की विशेषताएं क्या क्या है जो पढ़ लेते हैं। ऐतिहासिक कथानक था, सशक्त चरित्र चित्रण, प्रभावशाली संवाद था, सरल एवं साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया इस कहानी में। नारी स्वतंत्रता का चित्रण है, हमने पढ़ लिया नारी की स्वतंत्रता कैसी है। आदर्शवाद, राष्ट्रीय चेतना। तो शीर्षक की सार्थकता, नाटक का शीर्षक ध्रुव स्वामिनी है, पूर्णतः सार्थक है क्योंकि पूरी कथा केंद्र ध्रुव स्वामिनी के पर आधारित है, जो अपनी पत्नी के आधारित है। उसके साहस, स्वाभिमान और निर्णयों के कारण आगे बढ़ती है, इसलिए नाटक का नाम उसके चरित्र के अनुरूप रखा गया है। तो थोड़ा बहुत जो जयशंकर प्रसाद जी ने इतनी अच्छी कहानी लिखी और इतनी अच्छा नाटक प्रस्तुत किया, उसके बारे में भी थोड़ा परिचय पढ़ लेते। तो पूरा नाम जयशंकर प्रसाद ही था। इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 को। जन्म स्थान कहाँ है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पास उत्तर प्रदेश में हुआ। पिता थे देवी प्रसाद। इनका नाम याद रखना खाली, पूरा नाम जयशंकर प्रसाद था। जन्म इनकी 30 जनवरी 1889 को। माता थी मुंशी देवी। मृत्यु कब हुई? 15 नवंबर 1937 को, टीबी के कारण। और कौन से युग के कवि थे? छायावाद युग के कवि थे। उपाधि थी इनके साथ छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। महान नाटककार, कवि, साहित्य समाज का दर्पण, साहित्यकार, उसका निर्माता जयशंकर प्रसाद। ये महत्वपूर्ण याद रखना। तो प्रमुख रचनाएं क्या की थी जयशंकर प्रसाद की? महाकाव्य में कामायनी, काव्य संग्रह में आंसू, झरना, लहर, कानन कुसुम, ये याद रखना। काव्य संग्रह पूछ सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी के काव्य संग्रह का वर्णन कीजिए, मतलब कि कोई 2 काव्य संग्रह का नाम लिखिए, तो आंसू और झरना। नाटक क्या क्या थे? नाटक मतलब कि ध्रुव स्वामिनी लिखा था, स्कंदगुप्त लिखा, चंद्रगुप्त लिखा, अजात शत्रु लिखा और राजश्री लिखा। तो ध्रुव स्वामिनी के बारे में हमने पढ़ा है, अभी इसी टॉपिक में इसी के बारे में पढ़ाया गया है। कहानी संग्रह में क्या लिखा है? आकाशदीप लिखी है, पुरस्कार लिखा है, गुंडा राज लिखा है, इंद्रजाल लिखा है। और उपन्यास क्या क्या थे? कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। ये जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनको महत्वपूर्ण समझ के इसको याद कर लेना। साहित्य की विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि थे, हिंदी के महान नाटककार थे, इतिहास, संस्कृति और राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया है, नारी सम्मान है, स्वाभिमान का समर्थन किया है, भाषा साहित्यिक और प्रभावशाली है। तो चलो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लेते हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। जयशंकर प्रसाद जी का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व लिखिए। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ था, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में हुआ। वे छायावाद के प्रमुख कवि थे, नाटककार, कहानी और उपन्यासकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, आंसू हमने ऊपर भी पढ़ा है। उन्होंने हिंदी नाटक को नई दिशा दी तथा नारी स्वाभिमान, राष्ट्रीय प्रेम और भारतीय संस्कृति का प्रभावशाली चित्रण किया है। इनका निधन 15 नवंबर 1937 को हुआ था। इनका जन्म और इसका निधन याद रख लेना। ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु सारांश लिखिए, जो हमने ऊपर पढ़ा था उसी के बारे में शॉर्टकट में लिखिए। जैसे कि ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक है। गुप्त वंश का राजा रामगुप्त शक राजा से युद्ध हार जाता है और संधि के लिए अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को सौंपने का निर्णय लेता है। ध्रुव स्वामिनी इसका विरोध करती है। चंद्रगुप्त स्त्री का वेश धारण कर शक राजा का वध कर देता है और ध्रुव स्वामिनी की रक्षा कर देता है। अंत में ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को स्वीकार कर देती है तथा सत्य, साहस और न्याय की विजय के होती है। इसी बार कहानी को बार बार पूछेंगे। ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण कीजिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक की मुख्य नाटिका है। मुख्य नाटिका इसी के बारे में पढ़ा है, तो हमने यही नाटिका होगी ना। वह स्वाभिमानी, साहसी और बुद्धिमती, न्यायप्रिय और आदर्श नारी थी। वह अपने सम्मान के लिए संघर्ष करती है और अन्याय का विरोध करती है।
उसका चरित्र नारी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए। चंद्रगुप्त वीर है, साहसी था, देशभक्त था, न्यायप्रिय और आदर्श शासक था। वह अपने प्राणों की परवाह किए बिना ध्रुव स्वामिनी की रक्षा करता है। उसका चरित्र त्याग, साहस और राष्ट्रीय हित का प्रतीक है। वह शिविर में चला जाता है उसका रूप लेके। रामगुप्त के चरित्र का मूल्यांकन कीजिए। रामगुप्त कायर, स्वार्थी और निर्णयहीन था। इस प्रकार हमने पूरा का पूरा ऊपर पढ़ ही लिया है, तो ये आप पढ़ लेना। जैसे ध्रुव स्वामिनी का नाटक का उद्देश्य लिखी है, ये पढ़ लेते हैं। इस नाटक का उद्देश्य नारी सम्मान की रक्षा करना, आत्मसम्मान का महत्व, अन्याय का विरोध करना, साहस, राष्ट्र प्रेम, योगी में नेतृत्व का संदेश देना। लेखक ने समाज को यह शिक्षा दी कि नारी कोई वस्तु नहीं है, बल्कि समान और अधिकार रखने वाला स्वतंत्र व्यक्ति है। तो ये यूनिट पहली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक्स ज़रूर करें। धन्यवाद।